बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज 26 जून 2025 है और दिन जुमेरात का है। आज हम एक बार फिर जो एक सिलसिला हमने गुज़श्ता वीडियो से शुरू किया था कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जो आम इंतखाबात 2024 हुए और उसमें जिन हलकों के केसेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से माजी में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस को ना सिर्फ कवर किया जाता था बल्कि वो रिपोर्ट भी होते थे, लेकिन अब वो हल्के रिपोर्ट नहीं हो रहे। तो हमने कोशिश ये की है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जिन जिन हलकों के मामलात ट्रिब्यूनल के अंदर मौजूद हैं उनकी समाअत की क्या अपडेट्स है, वो हल्के कहाँ तक पहुँचे हैं, उस हवाले से आपको हल्का वाइज हम बताएंगे। तो आज का जो दूसरा हल्का हमने चुना है वो इस्लामाबाद का हल्का है, NA 48 यानी कि NA 48 इस्लामाबाद का ये तीसरा हल्का है। और इस हल्के की कितनी समातें हो चुकी हैं, मामला कहाँ तक पहुँचा हुआ है। इस हल्के में जो मुकाबला था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब, उनका और PTI छोड़कर जाने वाले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट राजा खुर्रम शहजाद नवाज़ जो कि PTI के पहले ये MNA थे, फिर ये IPP में गए। IPP से के बाद इन्होंने मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल की और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और फिर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। तो ये कहानी कहाँ तक पहुँची है, और आगाज़ में हम यही बताएंगे कि इस हल्के का जो फॉर्म 47, 48 और 49 जारी किया गया था, उसके मुताबिक राजा खुर्रम शहजाद नवाज़ जो हैं उन्होंने 69,701 वोट हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सैयद जो अली बुखारी साहब हैं, एडवोकेट हैं, इमरान खान साहब के वकील भी हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, बड़े अच्छे वकील हैं, उन्होंने 59,865 वोट लिए, इन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की। तीसरे नंबर पर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, इनको भी 18,573 वोट मिले तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर के ऊपर जो उम्मीदवार आए वो जो थे अज़हर महमूद साहब थे, तहरीक लबैक पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ था और इन्होंने चौथी पोजीशन जो है वो हासिल की। और इस हल्के के अंदर कुल 36 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। और इस इलेक्शन के फौरी बाद जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे अली बुखारी साहब, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया, क्योंकि ये समझते थे कि जो फॉर्म 45 जारी किए गए हैं और जो फॉर्म 45 इनके पास TLP के हैं या मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के हैं या फिर जो कुछ और उम्मीदवारों की तरफ से इनको फॉर्म 45 मिले हैं या फिर जो इन्होंने अपने फॉर्म 45 हासिल किए हैं, उनके मुताबिक इनके जो वोट हैं वो 76,700 समथिंग हैं और ये पहली पोजीशन के ऊपर हैं। दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने कहा कि गो के मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर आ रहे हैं, लेकिन कुछ वोट्स बढ़ाकर उन्होंने कहा कि खुर्रम नवाज़ आ रहे हैं, उनके वोट 29 से 30 हज़ार हैं। तो तकरीबन ये 46,000 की लीड से खुर्रम नवाज़ हार रहे हैं और उनको जितवा दिया गया है। इसी तरीके से बाकी उम्मीदवारों का उन्होंने ब्रेक डाउन किया, या यूं कहें कि एक पूरी फहरिस्त तैयार की, और ये वाइडली रिपोर्टेड हल्का है। तो इलेक्शन कमीशन के पास वो गए, फौरी तौर पर गए थे 8 फरवरी के बाद। 9 या 10 फरवरी को शाम को उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले रिटर्निंग ऑफिसर को ये हुक्म दिया कि इसके ऊपर आप जो है वो फॉर्म 47 जारी ना करें, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 भी जारी कर दिया, इसको उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस फॉर्म 47 की बेस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने वो जो नोटिफिकेशन है उनकी कामयाबी का वो भी जो है वो जारी कर दिया। तो यूं जो पूरी चीज़ है वो खोलकर सामने आई। फिर इन्होंने अली बुखारी साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। जब जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, तो हाई कोर्ट ने मामला रिमांड बैक किया। वो रिमांड जब इधर हुआ इलेक्शन कमीशन के पास, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर केस को लटकाया। इस दौरान ट्रिब्यूनल की कार्रवाई का आगाज़ हुआ, क्योंकि ताख़ीर से ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन जब ट्रिब्यूनल्स बनाए गए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हाजिर सर्विस जस्टिस हैं, जज हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनकी सरबराही में ट्रिब्यूनल बना। और जब ट्रिब्यूनल में तमाम तर कार्रवाई चल रही थी, इस्लामाबाद के तीनों हल्के यानी कि NA जो 47 है, 48 है और जो 46 था, ये जो 3 हल्के इस्लामाबाद के थे, इन तीनों हल्कों के लिए जो ट्रिब्यूनल बनाया गया था वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वाला था। और इन्होंने वो तमाम दरखास्तें क्लब कर दी, या यूं कह सकते हैं जो दरखास्तें आई तो एक ही तरह से वो प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू करने लगे। तो तीनों हल्कों का जो पैटर्न सामने आया वो यही था कि आप
इलेक्शन कमीशन से EMS के ऊपर फॉर्म 45 मांगे, जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत आए थे, जो RO प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स फिर ROs के पास, और RO से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आए, वो फराहम करें। इलेक्शन कमीशन ने चूँ शुरू कर दी। फिर मुस्लिम लीग नून के जो कामयाब उम्मीदवार थे तीनों हलकों से, जिनको कामयाब करार दिया गया, उनसे फॉर्म 45 मांगे, जवाब नहीं आया। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमेशा यही बात की जाती रही कि जनाब वाला टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दी जाए। और फिर जब मामलात शवाहिद की तरफ पहुंच गए, शवाहिद से भी मामला जब आगे चला गया, जब फॉर्म 45 को मैचिंग करने के ऊपर काम आया, क्योंकि अली जो बुखारी साहब हैं, इन्होंने जो बाकी उम्मीदवारान थे हलकों के, उनके भी, उसी हलके के जो उम्मीदवारान थे, उनके भी फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन जो ट्रिब्यूनल थे उनके पास जमा करवा दिए। और जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से फॉर्म 45 डाउनलोड किए गए, उनको भी जब देखा गया तो क्लियर पोजीशन हो रही थी कि ये तो सीधे सीधा सा मुकदमा बनता है फौजदारी का, सीधा सीधा सा मुकदमा बनता है कि इनको जेल भेजा जाए कि इन्होंने इलेक्शन के नतायज के अंदर फ्रॉड किया है, क्योंकि 3 उम्मीदवारों के पास जो फॉर्म 45 जमा करवाए गए थे वो सेम थे, और जो एक उम्मीदवार के पास है और इलेक्शन कमीशन के पास जो फॉर्म 45 है वो अलग है। तो इस वजह से जब ये मामला क्लियर होता हुआ दिखाई दिया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया गया इन तीनों हलकों का। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि जो ट्रिब्यूनल है उसको हम तब्दील करते हैं। तो जब ट्रिब्यूनल तब्दील करने का हुक्म हुआ तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया, क्योंकि जो चीज़ें शामिल की गई थी वो ये की गई थी कि टेक्निकल इश्यूज़ को नहीं देखा गया, वक्त दायरी नहीं देखी गई कि किस वक्त दायर किया गया था, क्या वक्त के अंदर मौजूद था, और कुछ चीज़ों को जो इग्नोर किया गया है, इससे ऐसा लगता है जैसे कि इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हो रहे। और उसके बाद एक कंपेन शुरू होगी तारिक जहांगीरी साहब की, जिससे जहांगीरी के खिलाफ, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दोबारा मामला चला गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा इलेक्शन कमीशन को भेजा, और इलेक्शन कमीशन ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी उनको दूर करके दोबारा ट्रिब्यूनल बना दिया, और फिर एक ऑर्डिनेंस लेके आया जिसके अंदर रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल लगाने का फैसला किया गया, या फिर वो लगाया गया, हुकूमत की तरफ से यू टर्न लिया गया था। फिर उसके बाद एक एक्ट आ गया, और यूं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ये केस लेकर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर प्राचा साहब जो हैं उनके पास ये केस जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। और अब तक की जो इतलात हैं वो ये हैं कि एक हियरिंग हुई है दिसंबर में, जब से ये नया ट्रिब्यूनल आया है, और तकरीबन 4 महीने का वक्त होता है किसी भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास कि वो इस केस की जो है वो कार्रवाई मुकम्मल करे और फैसला सुनाए। और अगर फैसला नहीं सुना पाता तो फिर उसको एक्सटेंशन दी जाती है, लेकिन फिर ये एक्सटेंशन होती है उसके अंदर कुछ जुर्माने जो हैं वो रखे गए हैं। मिसाल के तौर पर अगर उम्मीदवार की तरफ से या फ्रीकैन की तरफ से अगर डिले किया जाता है तो फिर उस डिले का जुर्माना जो है वो उम्मीदवार जो है वो पे करेगा, चाहे वो हारने वाला हो या फिर जीतने वाला हो, या फिर कोई भी पार्टी अगर वो डिले करेगी। तो एक्सटेंशन के ऊपर मामला जो है वो चला गया है, क्योंकि 4 महीने अगर आप देखें तो गुजर चुके हैं, 1 साल तकरीबन गुजरने वाला है, लेकिन अभी तक इस मामले के ऊपर जो है वो समाअत दोबारा इसके बाद नहीं हो सकी, क्योंकि अली बुखारी साहब ने एक तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था उसको चैलेंज किया हुआ है, फिर जो ऑर्डिनेंस आया था जिसके अंदर रिटायर्ड जजेस को तैनात करने का इख्तियार दिया गया था इलेक्शन कमीशन को, उसको चैलेंज किया गया, फिर इलेक्शन एक्ट जो आया उसको भी उन्होंने, तरमीमी एक्ट जो आया था जिसके अंदर रिटायर्ड जजेस को लगाने का जो ऑर्डिनेंस था उसको जो है वो शामिल कर दिया गया, इन्होंने एक्ट की शक्ल दे दी, तो उसको भी उन्होंने जो चैलेंज कर दिया है। और अब जो जस्टिस अब्दुल शकूर प्राचा हैं, एक हियरिंग के बाद इस हल्के की समाअत नहीं हो सकी, क्योंकि इसके अंदर, इस केस के अंदर एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस केस के अंदर अली बुखारी साहब ने कोई टेक्निकल ग्राउंड ऐसा नहीं छोड़ा हुआ जिसके ऊपर इस केस को नाकाबिल समाअत करार जो है वो दे दिया जाए। मिसाल के तौर पर ये एक बड़ी प्लीड थी इलेक्शन कमीशन में जो 46 और 47 हल्का था उसकी, कि इसके अंदर ताख़ीर से दायर की गई है, ये एतराज़ आया था, जिस एतराज़ को दूर नहीं किया गया, और अगर दूर किया गया था तो फिर जो जैसे जहांगीरी थे उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार थे उनको उन्होंने ट्रिब्यूनल रजिस्ट्रार बनाया हुआ था। तो मतलब इस तरह की चीज़ें उन्होंने जो है वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उठाई थी, लेकिन मेरिट के ऊपर, शवाहिद के ऊपर वो नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था जैसे फॉर्म 45 खुलेंगे हमारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो इनके केस के अंदर कोई टेक्निकल रीज़न एज सच नहीं है, और यही वजह है कि अली बुखारी के केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इस बात को तस्लीम किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ को तस्लीम किया था कि अली बुखारी वाले केस के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि टेक्निकल ग्राउंड्स है। तो ये अगर मेरिट के ऊपर जिस वक्त भी मामला चलेगा, फॉर्म 45 जैसे ही मैच होंगे उसके बाद कहानी जो है वो खुलकर ख़त्म हो जाएगी और अली बुखारी आपको ये सीट हासिल करते हुए जो है वो दिखाई देंगे। तो अब जो चीज़ें हैं
وہ اس حلقے کی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، کیونکہ شروع سے لے کر اب تک پھر کہانی وہیں گھوم کر الیکشن کمیشن الیکشن ٹریبیونل تک آتی ہے اور ٹریبیونل سے اسلام آباد ہائی کورٹ تک شفٹ ہو رہی ہے۔ تو اب معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود ہے، کیونکہ علی بخاری صاحب نے ایکٹ نوٹیفیکیشن اس آرڈیننس کو چیلنج کیا ہے، اور جسٹس جہانگیری کو ہٹا کر ان کی جگہ کے اوپر جو انہوں نے شکور پراجا صاحب کو دیا ہوا ہے یہ چارج اس ٹریبیونل کا، اس کے اوپر بھی انہوں نے جو اس معاملے کو جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا ہوا ہے، اور ابھی تک جناب قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سردار سرفراز ڈوگر صاحب کے پاس ان کی عدالت میں یہ معاملہ زیر سماعت ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، انشاءاللہ نئے ویلاگ میں نئے حلقے کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔